हाँ जी बच्चों, तो हम आगे पढ़ रहे थे कि क्या कवि के समझाने के बाद चंपा पढ़ने के लिए राजी हुई या उसका मन पढ़ने के लिए किया। तो हम उस बात को आगे जानेंगे। चंपा ने कहा, किसकी बात पर? कवि की बात समझाने के बाद, कवि की प्रेरणा देने के बाद चंपा ने कवि से कहा, क्या कहा? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कि मैं नहीं पढ़ने वाली, यानी कि मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ूंगी? तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। अब उसने देखिए आक्षेप लगाया है, आरोप लगाया है, यानी गांधी जी की सोच पर भी उसे बड़ा अचरज होता है कि गांधी बाबा इतने अच्छे थे, तो तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। अच्छे का मतलब मैंने बताया ना, जैसे कवि ने चंपा को बता रखा था कि गांधी जी अच्छे इंसान थे, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया था। तो उसके मन में एक धारणा बन गई थी कि गांधी जी जो है शायद अच्छे इंसान थे, इसलिए वो उसे आदर्श मानती है, महापुरुष मानती है, उसके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित है। तो कवि ने भी उसका सहारा लिया कि गांधी बाबा चाहते थे पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, हर इंसान जो है, भारतवासी जो है वो पढ़ा लिखा हो। तो कहते तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तो गांधी बाबा अच्छे हैं, ऐसे में चंपा ने क्या कहा? वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे कि इतने अच्छे इंसान पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकता है? देश के लिए उसने बहुत अच्छा किया, मानते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने की बात मैं नहीं मानती। क्या कि गांधी बाबा ने ऐसा कहा होगा, यानी गांधी बाबा के ऊपर भी वो आरोप लगाती है कि नहीं, पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है। इंसान अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई की जब वो बात करते हैं तो चंपा को गांधी जी पसंद नहीं है। उनके व्यवहार से, उनके आदर्शों से वो टकराहट पैदा हो जाती है, उसके विचारों में बदलाव आ जाता है। अर्थात पहले तो वो बहुत अच्छा मानती है, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो वो गांधी जी के आदर्शों पर खरी नहीं उतरती। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, गांधी जी की बात मानती हूँ, गांधी जी का व्यक्तित्व है, ठीक है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया होगा, पढ़ने लिखने की अगर वो बात करेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। ऐसा कह के चंपा ने पढ़ने से मना कर दिया। अब कवि को लगा ये तो नहीं मानेगी, गांधी जी का उसने नाम लिया, पढ़ाई लिखाई का महत्व उसने समझाया, तो अब उसने तीसरा तर्क दिया। ठीक है, तीसरा तर्क क्या दिया? मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। मैंने मतलब कवि यहाँ पर। तो कहते कवि ने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छी बात है, पढ़ना लिखना चाहिए, हर औरत को पढ़ा लिखा होना चाहिए, आत्मनिर्भर बने, ठीक है, पढ़ी लिखी हो तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो उसने कहा कि चंपा पढ़ना अच्छा है। अब उसने समझाया कैसे अच्छा है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। उसने समझाया, देखो जब तुम्हारी शादी होगी, ब्याह का मतलब शादी करना, ठीक है, जो कहते जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम गोने जाओगी। अब गोने का मतलब यहाँ ससुराल से है। कहते जब तुम ससुराल चली जाओगी, गोने का मतलब यहाँ उस परंपरा से भी है जब छोटी उम्र में कन्याओं की या लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और जब वो युवावस्था हो जाती थी तब उन्हें दहेज के साथ या सामान के साथ ससुराल भेज दिया जाता था 2-4 साल के बाद। तो कहते जब तुम्हारा ब्याह होगा और तुम ससुराल जाओगी, अर्थात गोने जब चली जाओगी, कुछ दिन बालम साथ रह, यानी कुछ दिनों तक तुम्हारा पति, बालम का मतलब पति, हस्बैंड, ठीक है, तो कहते जब तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे संग और साथ रहकर चला जाएगा, जब कलकत्ता। अब बात आ रही कलकत्ता क्यों जाएगा? मैंने बताया कि गांव में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इसलिए लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो शहरों में पलायन कर जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, शायद उन्हें अच्छी इनकम मिले वहां पर, ठीक है, और वो अपने गुजर बसर परिवार का कर सके। इसलिए उसने कहा कि कुछ दिन तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद वो चला जाएगा कलकत्ता, अर्थात कमाने के लिए जब वो कलकत्ता चला जाएगा तब सोचो तुम्हारा क्या होगा। कैसे उसने बताया? बड़ी दूर है कलकत्ता। कहते कलकत्ता यही नहीं है कि सुबह चला जाएगा और शाम को आ जाएगा, ठीक है, यानी सुबह डेली का काम है, सर्विस करके आ गया और घर आ गया। कहते बहुत दूर है कलकत्ता, कई दिन तो जाने में लगे और कई दिन आने में लगेंगे। कहते ऐसे रोज रोज तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी। कैसे उसे संदेशा दोगी? कहते बहुत दूर है वो तो। अब मन की बात, अपने मन की बात आप अपने पति से कैसे बताओगी? किसने समझाया? कवि ने बताया कि मान लो कोई दुख है, कोई सुख है, कोई मन की बात है, तो तुम अपने पति को कैसे कहोगी? वो तो बहुत दूर है, पास में थोड़ी कह दोगी, वो तो बहुत दूर रहेगा। अब कैसे उसे पत्र पढ़ोगी?
यानी मान लीजिए संदेश तुम नहीं भेज सकती, उसने कोई संदेश भेजा, चिट्ठी भेजी, पत्र भेजा, तो तुम उसका संदेश कैसे पढ़ोगी? ठीक है। अब अपना निजी पत्र, पति पत्नी का लिखा हुआ पत्र, तो कहते क्या तुम अपना पत्र किसी और से पढ़वाने के लिए भेज पाओगी? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी निजी बातें हैं। कहते हो सकता है तुम्हारा पति तुम्हें पत्र लिखे, तो तुम वो पत्र किससे पढ़ने के लिए कहोगी? खुद तो तुम्हें पढ़ना नहीं आता, दूसरों से तुम पढ़वा नहीं सकती। इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, और पढ़ना लिखना अच्छी बात है। जब तुम्हारा पति दूर चला जाएगा, उसे पत्र लिख सकती हो, उसका पत्र जब आए तो उसका जवाब दे सकती हो, इसलिए तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। कवि ने ऐसा कह के भी पति का व्यवहार के प्रति भी कि तुम्हारा पति ऐसा होगा तो तुम क्या करोगी, तुम्हें आना चाहिए, ऐसी चीजें सीखनी चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। फिर उसने क्या कहा, इसलिए कवि ने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने राय दी, प्रेरणा दी, दोबारा मोटिवेट किया उसे कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। फिर चंपा ने क्या जवाब दिया? चंपा बोली तुम कितने झूठे हो। अब यहाँ तुम पर उन शहरी लोगों की तरफ भी इशारा किया जो पढ़े लिखे हैं और स्वार्थ के कारण या छल कपट के कारण अपने घरों को नहीं लौटते। यानी पढ़े लिखे लोगों पर व्यंग किया है कि जो कमाने बाहर चले जाते हैं और वो गांव में वापस लौटकर नहीं आते। तो उसने कहा कि तुम कितने झूठे हो, ऐसे लोग कितने झूठे होते हैं। क्योंकि उसने समाज में देखा है कि अपनी पत्नियों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर विदेशों में कमाने चले जाते हैं और सालों तक लौटकर नहीं आते अपने परिवार के पास। ऐसे में उसकी जो पीड़ा है, जो उसने देखा है, जो उसने मतलब महसूस किया है, उसके इस बात का डर है कि कहीं उसका पति भी उसे छोड़ के ना चला जाए। इसलिए कहती है कि पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं, बड़े झूठे होते हैं। ठीक है, छल कपट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बाहर कमाने जा रहे हैं, ऐसा कह के वो परिवार के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं और स्वार्थ के कारण वहीं पर रहते हैं। तो ऐसे कहते तुम लोग कितने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। कहते इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, मेरा तो शादी करने का मन ही नहीं है। अगर ऐसा पति मिले जो दूर में रहे और वहीं का होकर रह जाए तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। चंपा मना कर देती है। आगे चलते हैं इसी पहले में, और कहीं जो ब्याह हो भी गया, अब ब्याह का मतलब शादी, तो उसने कहा कि मान लीजिए अगर मेरी कहीं शादी हो भी गई, ठीक है, वैसे तो अलबत्ता मैं करूंगी नहीं, शादी में करने की इच्छुक ही नहीं, ऐसे लोगों से मुझे शादी ही नहीं करनी। और मान लीजिए कोई बंधन बंध भी गया या शादी हो भी गई, तो मैं अपने बालम को, अर्थात मैं अपने पति को संग साथ रखूंगी, मैं तो साथ ही रखूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे दूर कमाने नहीं जाने दूंगी, अपने गांव में ही, अपने पास ही, अपने परिवार के साथ ही उसे रखूंगी। किसकी इच्छा है ये? चंपा की, कि अगर शादी भी हो गई तो कमाने अगर मेरा पति विदेश जाएगा तो मैं कमाने नहीं जाने दूंगी, मैं तो उसे अपने साथ ही रखूंगी। थोड़ा खा लेंगे लेकिन अपने साथ ही रहेंगे। कलकत्ता मैं कभी नहीं जाने दूंगी, और कलकत्ता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। क्यों? कलकत्ता बहुत दूर है और वो न जाने आए या लौटकर ना आए, इसलिए उसे इस बात का डर है। तो कहते कलकत्ता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। और ऐसे कलकत्ता पर, कैसे कलकत्ता पर? जो उसे पति से दूर कर देगा, जो उसे अकेला जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देगा, जो उसे पति से दूर रखेगा, ऐसे कलकत्ता पर बजर गिरे। बजर का मतलब बिजली गिर जाए, अर्थात उसका नाश हो जाए। यानी ऐसे शहरों का, या वो कहते हैं कि ऐसे पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण जितने भी शहर डेवलप हो रहे हैं, कहते हैं ऐसे शहरों पर तो बिजली गिर जानी चाहिए, जो अपने परिवार को तोड़ते हैं, वहां जाकर लोग स्वार्थी बन जाते हैं। ठीक है, पलायन प्रवृत्ति के कारण विदेशों में जा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर, ऐसे महानगरों पर, कलकत्ता जैसे महानगरों पर तो कहते हैं बिजली गिर जानी चाहिए। कहते हैं वहां पर तो क्या है, समस्या आ जानी चाहिए, या बिजली गिरे या उसका नाश हो जाए या सत्यानाश हो जाए उसका, ताकि मेरा पति वहां पर ना जाए कमाने के लिए। ये क्या है? चंपा की इच्छा है। अब यहाँ पर पढ़े, एक तरफ तो कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन गांव की जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या नारी हैं जो पूर्वी इलाके की हैं, उनकी क्या सोच है पढ़ने लिखने के प्रति? नहीं, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज्यादा स्वार्थी और चालाक होते हैं और अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में कहती है पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है। कवि उसे कहता है पढ़ना लिखना चाहिए, उसे प्रेरित करता है, लेकिन उसके मन में धारणा बन गई है कि नहीं, ऐसा करने से परिवार टूटता है, नारी को अकेला जीवन बिताना पड़ता है, पलायन प्रवृत्ति के कारण लोग स्वार्थी और लालची हो जाते हैं। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।